Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. A client with cancer is to undergo an intravenous pyelogram. The nurse should: एक क्लाइंट जिसे कैंसर है और अब उसमें पाइलोग्राम स्टडी की जाने वाली है, इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑप्शन ए, फोर्स फ्लूइड्स 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। हमें इस पेशेंट को 24 घंटे पहले से फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने हैं। ऑप्शन बी, आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। हम इस पेशेंट को स्टडी से जस्ट पहले यूरिन पास करने के लिए कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, होल्ड मेडिकेशन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर 12 आवर्स प्री एंड पोस्ट टेस्ट। हम इस पेशेंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मेडिसिन्स को 12 घंटे पहले और प्रोसीजर होने के 12 घंटे बाद तक नहीं देंगे। ऑप्शन डी, कवर द क्लाइंट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ एन एक्सरे शील्ड। इस प्रोसीजर के दौरान, इंट्रावीनस पाइलोग्राम प्रोसीजर के दौरान, हम इस पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सरे शील्ड द्वारा कवर करेंगे। इंट्रावीनस पाइलोग्राम टेस्ट से पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। इंट्रावीनस पाइलोग्राम टेस्ट करने से जस्ट पहले हम इस पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहेंगे। आइए इंट्रावीनस पाइलोग्राम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राम इज एन एक्सरे एग्जाम that uses an injection of contrast material to evaluate your kidneys, ureter and bladder and help diagnosis blood in urine or pain in your side or lower back. इंट्रावीनस पाइलोग्राम आईवीपी टेस्ट के द्वारा हम किसी भी पेशेंट की किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की जांच करते हैं। इस टेस्ट में हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को इंट्रावीनस रूट से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर उसमें एक्सरे करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रास्ट मीडियम का फ्लो एक्सरे द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरियाज़ की स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। The client having intravenous pyelogram will have orders for laxatives or enema, so asking the client to void before the test is in order. अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर इस लाइन से मिल गया होगा, रैशनल इस लाइन से मिल गया होगा। इंट्रावीनस पाइलोग्राम टेस्ट करवाने से पहले पेशेंट में लैक्सेटिव्स, एनीमा आदि लगाए जाते हैं ताकि इससे पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है और पेशेंट का जो बाउल है वो दोनों ही पूरी तरह से खाली हों, ताकि एक्सरे एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मलिटी नहीं हो, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? रैशनलाइजेशन, इनहिबिशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इनहिबिशन। याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि
इनहिबिशन डिफेंस मैकेनिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कलर कोड्स ऑफ फॉर बैग्स इन BMW आर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से 4 कलर के बैग इस्तेमाल किए जाते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए? ऑप्शन ए येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। ऑप्शन बी रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक। ऑप्शन सी येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक। ऑप्शन डी येलो, रेड, वाइट, ब्लू। The right answer is option D. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 4 कलर के बिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, येलो, रेड, वाइट और ब्लू। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 2016 के अंदर बदलाव किया गया था। बायोमेडिकल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 के अंदर, और इस बदलाव के बाद ब्लैक कलर के बैग को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जगह पर वाइट कलर बैग उपयोग में लिया जाने लगा। तो कुल मिला के 4 कलर्स हो गए, येलो, रेड, ब्लू और वाइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्ज़ाम में यहाँ से लगभग क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। BMW इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। BMW में भी बात की जाए तो येलो कलर बिन में किसे डिस्कार्ड किया जाता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी गई है। येलो कलर बिन के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसके अलावा सॉइल्ड ड्रेसिंग आदि आते हैं। रेड कलर बैग के अंदर जितने भी रबर इक्विपमेंट्स हैं वो सभी डिस्कार्ड किए जाते हैं। ब्लू बैग के अंदर सभी ग्लास शार्प आइटम्स डिस्कार्ड किए जाते हैं। वाइट कलर बिन के अंदर बेसिकली जो वाइट बिन होता है ये पंचर प्रूफ कंटेनर होता है, इसमें सभी शार्प निडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स डिस्कार्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड विथ अ डायग्नोसिस ऑफ लेड पॉइजनिंग। किसी बच्चे को लेड पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इस बच्चे को ट्रीटमेंट के रूप में चिलेशन थेरेपी दी जा रही है। द नर्स इज केयरिंग फॉर द चाइल्ड शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच मेडिकेशन। आप एज अ नर्स ड्यूटी पर हैं और इस प्रिस्क्रिप्शन के बाद इस बच्चे को आप कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे? आईपीकैक सिरप, एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, जिसे आप EDTA के नाम से भी जानते हैं। The right answer is option 4, calcium disodium acetate. Let's see the rationale. EDTA यानी कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, इसे ही आप चिलेटिन एजेंट के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल लेड पॉइजनिंग के लिए किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट। ऑप्शन में दिया गया आईपीकैक सिरप क्या है, इसके बारे में भी जान लें। आईपीकैक सिरप मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू यूज इन हॉस्पिटल सेटिंग बट वुड नॉट बी यूज ट्रीट लेड पॉइजनिंग। आईपीकैक सिरप का इस्तेमाल लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता। आईपीकैक सिरप एमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है और पॉइजनिंग के केस में अगर किसी पर्सन ने पॉइज़न खाया है, जहर खाया है और वो हॉस्पिटल में आपके पास आया तो इस जहर को
वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालने के लिए आइपीकैक सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन में दिए एक्टिवेटेड चारकोल की। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इन सर्टेन पॉइजनिंग सिचुएशन। अगर पेशेंट में किस तरह की पॉइजनिंग है, कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस खाया है, ये जानकारी ना हो तो उस सिचुएशन में यूनिवर्सल एंटीडोट, जिसे आप एक्टिवेटेड चारकोल के नाम से जानते हैं, दिया जाता है। इस एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा पेशेंट के स्टमक में मौजूद पॉइजनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सर्कुलेशन में इसे नहीं जाने दिया जाता और पेशेंट की सिचुएशन बेहतर होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट में बी यूज्ड इन सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के केस में सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जा सकता है। एक वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, अगर लेड पॉइजनिंग के केस में किसी पेशेंट को आप एडीटीए या चिलेटिन थेरेपी दे रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखना है, यानी पेशेंट में फ्लूइड की कमी ना हो जाए, इस चीज़ को लगातार मॉनिटर करना है। साथ ही साथ इस पर्सन का किडनी फंक्शन भी करवाते रहना है। किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है, आरएफटी जो होता है, उसे आप लगातार करवाते रहेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि इसमें इस ड्रग की वजह से पेशेंट में किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। और याद रखिएगा, इस मेडिसिन का एक्सक्रीशन बॉडी से किडनीज द्वारा यूरिन के रूप में किया जाता है। अगर पेशेंट में किडनीज हेल्दी हैं, प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, तभी आप पेशेंट को चिलेटिन थेरेपी देंगे और साथ में उसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखेंगे। अगर किडनी फंक्शन सही नहीं है तो आप पेशेंट में चिलेटिन थेरेपी नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व्ड। आपको इन चारों ऑप्शन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है ये बताना है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फूड सब्सटेंसेस को या न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? अ टाइप ऑफ फूड, एग्जाम्पल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट इन द डाइट। ऐसे सभी न्यूट्रिशनियस सब्सटेंसेस जो कि डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड बाय लाइफ इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ऐसे सभी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस यानी ऐसे सभी फूड आइटम्स जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। दे इंक्लूड माइक्रो मिनरल्स, विटामिन। इसके अंदर हम माइक्रो मिनरल्स और विटामिन को इंक्लूड करते हैं। माइक्रो मिनरल्स में क्या आता है ये आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ऐसे सभी तत्व जो कि बहुत ही कम मात्रा में शरीर में होने आवश्यक होते हैं और इनकी प्रेजेंस के बिना शरीर सही फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इनका ना होना हम नहीं एडजस्ट कर सकते। माइक्रो मिनरल्स की बात की जाए तो इसमें आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक और मॉलिबेडेनम इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपली याद रखिएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर तीन ही चीज़ आती हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो भी सब्सटेंस हैं सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर।
इनमें से कौन सा सूचर एब्जॉर्ब नहीं होता? विक्राइल, पॉलिस्टर, क्रोमिक कैटगट या मोनोक्राइल? The right answer is option B. It is polyester. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर बॉडी के एंजाइम द्वारा डिसॉल्व नहीं किए जा पाते। इन्हें कुछ समय बाद हमें रिमूव करवाने के लिए जाना होता है। इसके अलावा एब्जॉर्बेबल टाइप के सूचर्स वह सूचर्स हैं जिन्हें हमें रिमूव करवाने नहीं जाना पड़ता। ये बॉडी के द्वारा एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। 6 hours after birth, the infant is found to have an area of swelling over the right parietal area that does not cross the suture line. The nurse should chart this finding as। एक बच्चा जिसका जन्म हुआ और 6 घंटे बाद इसके हेड पर पैराइटल एरिया में, राइट पैराइटल एरिया में स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए ये बच्चे का सर है, बच्चे का स्कल वाला पार्ट है, इसमें ये पैराइटल बोन्स हैं दोनों। दिस इज़ द पैराइटल बोन, दीज आर द फ्रंटल बोन एंड दिस इज़ द ऑक्सीपिटल बोन। इस बच्चे के राइट पैराइटल में यानी कि इस हिस्से के अंदर स्वेलिंग है, सूजन है, और ये सूजन किसी भी सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। ये सिर्फ एक ही हिस्से में मौजूद है, राइट पैराइटल लोब में ही मौजूद है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिफेलोहेमेटोमा, ऑप्शन बी मोल्डिंग, ऑप्शन सी सबड्यूरल हेमेटोमा, ऑप्शन डी कैपेट सक्सीडिनम। The right answer is option A. It is called cephalohematoma. Let's see the rationale. A swelling over the right parietal area is cephalohematoma, an area of bleeding outside the cranium. This type of hematoma does not cross the suture line because it is outside the cranium but beneath the periosteum. अगर हम सिफेलोहेमेटोमा क्या है इसकी बात करें तो सिफेलोहेमेटोमा वह सिचुएशन या कंडीशन है जिसमें बर्थ के समय जब बच्चे के सर पर मदर के वेजाइनल एरिया का फोर्स लगता है, तो इस फोर्स के कारण बच्चे के सर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कुछ हद तक रप्चर हो जाती हैं, और इस रप्चर के कारण बच्चे में क्रेनियम एरिया में ब्लीडिंग होती है। यही ब्लड अगर एक निश्चित एरिया में जाकर इकट्ठा हो जाए तो ये कंडीशन सिफेलोहेमेटोमा कहलाती है। और याद रखिएगा, सिफेलोहेमेटोमा कंडीशन में जो ब्लड होता है वो क्रेनियम के बाहर होता है लेकिन पेरिओस्टियम के नीचे होता है, और इसी वजह से ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। और याद रखिएगा, अगर ब्लड सूचर लाइन को क्रॉस नहीं किया है, एक ही जगह पर है, तो वो सिफेलोहेमेटोमा है। और अगर ये सेम सिचुएशन सूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है तो ये कंडीशन सक्सीडेनम कहलाती है। इसे हम कैपेट सक्सीडिनम के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इस डायग्राम से आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये बच्चे का सर है, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, और ये ऑक्सीपिटल एरिया है। डिलीवरी के समय बच्चे के सर पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण फोर्स लगा और बच्चे के सर की जो बाहर वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रप्चर हुआ, और इस रप्चर के कारण बच्चे के सर के अंदर ब्लीडिंग हुई। अगर ये ब्लीडिंग पेरिओस्टियम से नीचे और क्रेनियम के बाहर है तो और सूचर लाइन को क्रॉस नहीं की है, किसी एक निश्चित एरिया के अंदर है, तो इसे आप सिफेलोहेमेटोमा कहेंगे। और दूसरा केस, अगर ये ब्लीडिंग सूचर लाइन को क्रॉस करके फ्रंटल या पैराइटल या ऑक्सीपिटल एरिया तक भी पहुंच जाए तो ये कंडीशन कैपेट सक्सीडिनम कहलाती है।
ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही कंडीशन में, और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कैपेट सक्सीडिनम में जो एडिमा है वो सूचर लाइन को क्रॉस करके आसपास के एरियाज तक फैल जाती है, जबकि सिफेलोहेमेटोमा के अंदर एक निश्चित एरिया के अंदर ही स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। सिंपल। ऑप्शन के अंदर दी गई टर्म मॉडलिंग क्या है इसे भी जान लेते हैं। मॉडलिंग इज अ ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स ऑफ क्रेनियम एंड दस इट इज इनकरेक्ट। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चे का जो सर वाला हिस्सा होता है, यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं वो जन्म के समय एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे कि बच्चा इजीली पास हो सके। इस बोन के ऊपर चढ़ के सर के डायमीटर को कम करने का प्रोसेस मोल्डलिंग कहलाता है, और डिलीवरी के जस्ट बाद जैसे ही हेड बाहर आता है ये बोन्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। ये पूरा प्रोसेस मोल्डलिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। इसे हम इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सीटी स्कैन या एक्सरे करवाना पड़ता है। इसे आप बाहर से देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाइंट इज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको बताना है कि इन चारों में से किस क्लाइंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। 17 साल का बच्चा जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, 35 साल की प्रेग्नेंट वुमेन, 48 साल का पर्सन जिसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, या फिर 65 साल का पर्सन जिसमें इलियोस्टोमी की गई है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इम्पॉर्टेंट। The right answer is option D, 65 years old patient with ileostomy। इलियोस्टोमी क्या है इसे जानकर इसके रैशनल को समझेंगे, कैसे इलियोस्टोमी के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। इलियोस्टोमी ड्रेनेज प्लेस अ क्लाइंट एट रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Risk associated with cystic fibrosis is for respiratory acidosis. Risk associated with pregnancy is for respiratory alkalosis, and hypoparathyroidism is a risk factor for metabolic alkalosis. देखिए ये पेशेंट का एब्डोमेन एरिया है। इस पेशेंट में मान लीजिए ये इसकी इंटेस्टाइन है, लार्ज और स्मॉल। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है जो आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। अगर किस क्लाइंट के इलियम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में हम एक ओपनिंग बना दें और यहीं से सारा फीकल मैटर बाहर निकलता रहे, तो ये कंडीशन इलियोस्टोमी कहलाती है। अगर कोई पर्सन रेक्टम एनस के थ्रू स्टूल पास नहीं कर सकता, उसमें कोई दिक्कत है, तो हम इस पेशेंट के पेट पर एक ओपनिंग बना देते हैं, एक छेद बना देते हैं। अगर वो छेद इलियम वाले एरिया में है तो इसे हम इलियोस्टोमी के नाम से जानते हैं, और इस इलियोस्टोमी से ही पेशेंट का जो फीकल मैटर है, वेस्ट है, स्टूल है, वो लगातार बाहर निकलता रहता है। इलियोस्टोमी करने के बाद पेशेंट में स्टूल के साथ साथ जो वाटर कंटेंट है, लिक्विड पार्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट होता है, और इस लिक्विड पार्ट के अंदर बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारी बॉडी से बाइकार्बोनेट निकल गया तो फिर H+ आयन यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से इलियोस्टोमी वाले पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है
तो वॉमिटिंग में स्टमक से HCl जो एसिड है वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकलता है और HCl यानी H+ आयन की एसिड की बॉडी में कमी के कारण एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप होती है। और अगर किसी पेशेंट को डायरिया है, दस्त वाली स्थिति है, तो इंटेस्टाइन से बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होता है और बाइकार्बोनेट के लॉस होने के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पेशेंट की बॉडी में इलियोस्टोमी के थ्रू बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन का लॉस हो रहा है और इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो रही है। ऑप्शन ए में दिया गया था सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में पेशेंट के शरीर के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं और इन गाढ़े सिक्रेशंस के कारण पेशेंट के बॉडी में लगभग सभी जगह ऑब्स्ट्रक्शंस होने लगते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो पेशेंट उससे सांस नहीं ले पाता। इसके अलावा ब्लड में सिक्रीशंस और डाइजेस्टिव सिस्टम के सिक्रीशंस ज़्यादा हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हर चीज़ अफेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन देखने को मिलती है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इस सिचुएशन के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन PTH का पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा कम सिक्रीशन किया जाता है और इस वजह से यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन इज। हीट रेसिस्टेंट किस वैक्सीन को कहा जाएगा? OPV, TT, BCG या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दो चीज़ें अक्सर पूछी जा सकती हैं। पहला है हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ऐसे वैक्सीन जो कि हीट के लिए सेंसिटिव हैं, यानी कि जिन्हें आप थोड़ी सी भी हीट दे दें, थोड़ी सी भी गर्मी दें तो उससे वो नष्ट हो सकते हैं, उपयोग योग्य नहीं रह जाते। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो है ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे आप OPV के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन, तो ऐसे वैक्सीन जिन्हें थोड़ा बहुत टेम्परेचर एक्सपोजर मिल जाए तब भी ये ख़राब नहीं होते। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे TT। तो टिटनेस टॉक्सोइड इज़ अ हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ अ हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन की पोलियो की जो वाइल होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा वैक्सीन वाइल मॉनिटर VVM लगा होता है। ये एक टेम्परेचर इंडिकेटर है जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि वैक्सीन उपयोग योग्य है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर PO4 फास्फेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कैल्शियम। लेट्स सी द रैशनल। Calcium is important ion for blood clotting because it involved in various reactions of intrinsic, extrinsic and common pathways of process coagulation. Calcium is also considered as clotting factor number 4. हमारे बॉडी में ब्लड में क्लॉट बनाने के लिए टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। कुल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तब हमारी बॉडी में क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग रुकती है। अगर इन 13 में से कोई भी एक फैक्टर ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं बन सकता, क्लॉटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा कैल्शियम जो सब्सटेंस है ये खुद क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है। इट इज़ अ 4th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल एफर्ट, एटॉनिक यूट्रस
या लेक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएच होता क्या है। अगर किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद 500 ml 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। सिजेरियन सेक्शन में यदि 1 लीटर से ज़्यादा डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस हो तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज है। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे बड़ा कारण है एटॉनिक यूट्रस, यानी यूट्रस का एटॉनिक हो जाना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का ना होना पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे बड़ा कारण है। जैसे ही डिलीवरी होती है यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण ब्लड रुकता है और रुके हुए ब्लड में क्लॉट बनता है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद यूट्रस फर्म ना हो, सख्त ना हो और उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ना हो तो उनकी ब्लड वेसल्स पर दबाव नहीं पड़ेगा और ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और यही सबसे बड़ा पोस्टपार्टम हेमरेज होने का कारण भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ओटीए टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल, किसी फ्री क्लोरीन रेजिडुअल कितना है इसकी मात्रा को पता करने के लिए, पीएच ऑफ वाटर पता करने के लिए, टर्बिडिटी ऑफ वाटर को पता करने के लिए, या इन सभी के लिए ओटीए टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट वाटर में फ्री क्लोरीन कितना है, फ्री क्लोरीन रेजिडुअल कितना है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट परमिट द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ टोटल रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री अवेलेबल क्लोरीन एंड कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन आफ्टर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। इम्पॉर्टेंट है, वाटर में हम क्लोरीन क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वाटर को प्योर किया जा सके, पीने योग्य बनाया जा सके, साफ़ किया जा सके। वाटर में क्लोरीन मिलाने के बाद इसमें कितना फ्री क्लोरीन अवेलेबल है, कितना कंबाइंड क्लोरीन अवेलेबल है, या फिर कितना रेजिडुअल क्लोरीन अवेलेबल है, इस चीज़ को यदि मापना हो तो इसके लिए आप ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट करवाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वाइल। ब्लड सैंपल जिन वाइल्स में हम कलेक्ट करते हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट ना बने इसके लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ईडीटीए, हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट या लिथियम हिपेरिन? The right answer is option A, it is EDTA. Next question, how many dimensions of health are there? हेल्थ के कुल कितने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, 4, 5, 8 या 9? The right answer is option B, there is total 5 dimensions of health. हेल्थ के 5 आयाम या डायमेंशंस होते हैं जिनमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। किन पेशेंट को आप ईसीटी नहीं दे सकते, पार्किंसन वाले पेशेंट, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें आईसीपी बड़ा हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो?
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऐसे सभी पेशेंट जिनमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से 15 mm ऑफ Hg के बीच होता है। अगर किसी क्लाइंट में 15 से ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो ये कंडीशन इंक्रीज्ड ICP कहलाएगी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पेशेंट के ब्रेन में करंट डिलीवर करते हैं और इस करंट से वहाँ पर सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि पेशेंट में रिलैक्स प्रमोट होता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उन सभी पेशेंट्स को दी जाती है जो कि सीवियरली डिप्रेशन में हैं, यानी कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और इस थेरेपी का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में नहीं कर सकते जिनमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर असेस्ड इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? जजमेंट, जनरल अपीयरेंस, प्रीजुडिस या फिर इंटेलिजेंस। The right answer is option C, prejudice. Next question, chlorpromazine is usually not administered intravenously as it can cause serious problem. क्लोरप्रोमेजिन मेडिसिन को हम क्यों IV रूट से नहीं दे सकते? क्योंकि ये डिस्टोनिया कर सकती है या ट्रिमर्स कर सकती है या सेरिब्रल एडिमा कर सकती है या हाइपोटेंशन कर सकती है। The right answer is option D, hypotension. क्लोरप्रोमेजिन मेडिसिन IV रूट से एडमिनिस्टर करने पर हाइपोटेंशन कर सकती है, इसलिए इसे IV नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन गुलियन-बायर सिंड्रोम इज। गुलियन-बायर सिंड्रोम कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या मानी जाएगी? ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न। ऑप्शन बी, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ऑप्शन सी, एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग। ऑप्शन डी, अर्ली मोबिलिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न। गुलियन-बायर सिंड्रोम, इसे हम असेंडिंग पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ कंडीशन में पेशेंट की लोअर बॉडी से पैरालिसिस शुरू होकर धीरे धीरे अपर बॉडी तक बढ़ता है, यानी पैरों में पैरालिसिस होगा, फिर ट्रंक एरिया के अंदर, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ में और फिर ऊपर। अगर पेशेंट में पैरालिसिस वाली कंडीशन चेस्ट एरिया में पहुंच गई है तो वहां पर रेस्पिरेशन वाले मसल्स रिलैक्स हो सकते हैं, उनमें मूवमेंट होना बंद हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट में रेस्पिरेशन नहीं होगा और उसकी डेथ तक हो सकती है। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए या बचाने के लिए हमें लगातार GBS के पेशेंट का एयरवे पैटर्न देखते रहना चाहिए और थोड़ा बहुत भी शक होने पर तुरंत एयरवे को मैनेज करना चाहिए। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.